जय जय गुरुजी। थैंक यू सो वेरी मच कि गुरुजी ने आज ये मौका दिया। और गुरुजी कहते थे कि जो गुणगान करता है और जो सुनता है दोनों का भला होता है। सो मैं आज आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि गुरुजी ने मुझे आज ये मौका दिया। एंड कभी कभी समझ नहीं आता कि गुरुजी के गुणगान कहाँ से शुरू करें और कैसे करें। गुरुजी के पास मैंने आना शुरू किया था 2003 से, और जब से मैं आ रही थी तब मतलब कि अगर मेरी जिंदगी का देखो कि एक दौर था कि एज ए यंग गर्ल आई हैड लॉस्ट माय फादर एट द एज ऑफ 13। तो उसके बाद भी लाइफ स्ट्रगल ही थी, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ी, फिर शादी हुई। तो मेरे हस्बैंड, मैं सिख फैमिली में से हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ दिल्ली वाले थे, तो बड़ी मुश्किल से फैमिली को मना के शादी वादी करी। मेरी शादी लास्ट करी 8.5 to 9 years। माय हस्बैंड उनको मेन आर्टरी, ब्रेन की मेन आर्टरी में क्लॉट आ गया था, और क्लॉट आने के बाद वो कोमा में चले गए थे इमीडिएटली। और फिर 1.25 महीना, आई थिंक 34 days ही वॉज इन कोमा। और तब मेरे बच्चे जो थे, एक बिटिया 4 साल की थी और बेटा 2 साल का बाद में हुआ। बेटा मतलब उनको जो डायग्नोज किया गया था, उनको बाय बर्थ एकॉन्ड्रोप्लेसिया था, जिससे उनकी बोन्स नहीं ग्रो करती, तो बच्चा नहीं ग्रो करता। तो धीरे धीरे उसके बाद जब बाद में पता चला कि भी इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। लर्निंग डिसेबिलिटी में ये होता है कि जो चीज आप समझते हो, कर लेते हो, बट उसको स्पीच और राइटिंग में आप लिख नहीं पाते। तो एक यंग एज में मेरे ऊपर एकदम से कोई बैकिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो घर की थी, घर के लिए अरेस्ट वारंट्स आए, कुछ हर चीज में कुछ ना कुछ था। कि बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस था, बट क्योंकि जॉइंट बिजनेस था तो सारे फैमिली मेंबर्स आगे बढ़ाए, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये मेरा, ये तेरा, ये सब कुछ। तो एक तरीके से वो सब चीजें हैंडल करनी काफी मुश्किल हो जाती थी। और ऊपर से बच्चों को स्कूल भी भेजना है, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रहती थी, सबको पढ़ाना लिखाना। तो एक बहुत ही जर्नी ऐसी थी कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या हो रहा है। फिर जब मतलब मेरे को हेल्थ की इश्यूज भी काफी आई, ब्लैडर ट्यूमर भी हुआ जिसकी 3 सर्जरीज हुई। नॉर्मली ये ट्यूमर हमेशा मैलिग्नेंट होता है, कैसे बिनाइन निकला मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मेरा बेटा जब 13 साल का था, तो ये बच्चे खेल रहे थे बाहर और किसी ने इसके ऊपर गाड़ी रिवर्स कर दी, तो एक्सीडेंट हो गया। बच्चों ने उठू के इसको लेके गए हॉस्पिटल, एम्स में इसको रखा गया। काफी देर हेड इंजरीज थी, टांग में भी चोट आई। तो जो भी बिजनेस जो भी मैंने भी करके अपना घर चला रही थी, वो सब चीजें, क्योंकि एक तरफ बच्चा था, बच्चे को बचाना था, दूसरी तरफ ये भी था कि घर भी चलाना है। तो इधर उधर इट वाज एक्चुअली लाइक अ हेडलेस चिकन कि मैं इधर उधर भटक ही रही थी कि कैसे करूं। और हाँ, स्पिरिचुअली इंक्लाइन थी, पर एक तरफ से जब मेरे हस्बैंड का हुआ था तो एक तरफ से वो गुरुद्वारे से मेरा मन उठ गया था। फिर मैं साईं बाबा के जाने लग गई थी, और बस ऐसे ऐसे किसी न किसी स्पिरिचुअल गुरु को मिलती रहती थी, पर ये नहीं था कि मैं किसी के साथ टिक पाई थी। मतलब जैसे किसी ने मेरे को हाथ दे के बचाया होता है, जैसे रिले रेस होती है, एक के हाथ में बेटन जाता है, फिर वो दूसरे के हाथ में, फिर वो तीसरे के हाथ। तो मैंने जब अर्पण का एक्सीडेंट हुआ तो फिर उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस डिटेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं लोअर इंटेस्टाइन में, और ब्लीडिंग और बहुत कुछ होता है, पेन होती है। तो फिर वो स्टेरॉइड्स और मेरे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ी थी। वो 25-30 दिन मैं हॉस्पिटल में रही, फिर वापस आई। और फिर एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक गुरुजी हैं, तू चलेगी, तूने इतना सब झेल लिया, तो चलो उनके पास देख लेते। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने ये सोचा कि ये भी कोई महापुरुष हैं, उनकी मेहर हो जाएगी, उनसे आशीर्वाद ही मिलेगा ना।
ना कुछ सोच के, ना कोई एक्सपेक्टेशन, ना कुछ। वो मेरे को एम्पायर स्टेट ले गई। एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे गुरुजी ने पूछा, जब आए तो बोले कौन है? कहते जी ये साडी भैन है। तो गुरुजी नहीं हो कि मैं उनकी सिस्टर नहीं हूँ? तो बोले भैन है? अच्छा हाँ जी गुरुजी, नीना कित्थों आई? मैं कह जी है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो। मैनू कहते ने कोई फ्रेंड नहीं? मैं कह नहीं गुरुजी। की चाहिदा? मैं कह तुहाडी मेहर चाहिदी। हो गई, बह जा, आया कर। These were the words that Guruji used to use. ना उन दिनों ये माइक उठा के और ये सत्संग ऐसे नहीं होते थे। वो सत्संग ऐसे होते थे कि जिसके लिए वो, जिसके कान के लिए वो होते थे उसी को ही मिलते थे। तो हम एक नीचे बैठ जाते थे, गुरुजी अपने कुर्सी पे बैठे होते थे और हम आसपास, हमारे इर्द गिर्द जिसने सत्संग करना है, जितने लोग एक चक्कर गोला बना लेते थे उतने लोगों को वो सुनाया जाता था। मेरे सत्संग जो करे थे जनरल मल्होत्रा और सिंगला अंकल से करवाए थे गुरुजी ने। बोथ वेरी वेरी ओल्ड संगत, बड़े पावरफुल सत्संग है उनके। और मुझे ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं, कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो ये क्या इनकी मार्केटिंग है, क्या है क्या नहीं। पहले दिन में तुम सोचते हो, फिर भी तुम सुनते गए, बट मेरे को कुछ ऐसा इम्बाइब नहीं हुआ। पर हाँ, जो शब्द कीर्तन चल रहे थे वो बिल्कुल गुरबानी में से थे। और मेरा पहला शब्द उस टाइम चल रहा था, ताती वाव ना लगे। तो मेरे को एकदम से जैसे कनेक्ट हो जाता है, वो शब्द के साथ मैं कनेक्ट हुई। चलो लंगर हुआ, फिर कई लोग देखे जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर अरे ये भी आता है, ये भी आते हैं, अरे कुछ तो होगा। चलो कोई बात नहीं, लंगर खाया, घर चले गए। अगली बार बड़ी पुल हुई कि वापस फिर से जाना है। तो मैंने दोनों बच्चों को लिया, गाड़ी में लिया और ड्राइव करके एम्पायर स्टेट आई। मैंने सोचा मैंने गलत जगह आके पार्क कर दी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी हम सही जगह आ गए। तो जैसे ही मैं गाड़ी पार्क करके अंदर गेट में घुसने लगी, मैंने कहा नहीं गलत जगह है। इतनी देर में अब जिन लोगों को मैं रिकॉग्नाइज करती थी वो सिंगला अंकल और वो मल्होत्रा अंकल ही थे। तो वो एकदम से सिंगला अंकल आके गेट पे कहते आओ आओ आंटी, आपको वेलकम करने आए। तो मैं तो भी नहीं समझी कि ये कोइंसिडेंस है कि गुरुजी की महिमा है, कैसे है। हम गए, हम लोगों ने मत्था टेका। फिर मेरे बेटे को देख के उन्होंने पूछा कौन है, कैसे है। मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है। तो गुरुजी ने बैठ जाओ। तो बस ऐसे, मतलब मैंने कुछ मांगा नहीं उनसे, कुछ कहा नहीं, कुछ सोचा नहीं, पर उन्होंने एक जैसे कि एक अंदर से सफाई करी है। मतलब कि जो मन में आपकी उबड़ बुबड़ क्या कुछ चलता रहता है, आप हर समय किसी चीज से डिस्टर्ब होते हो, आप चाहते हो हमें पीस ऑफ माइंड मिले। सारी दुनिया इसी के लिए भाग रही है कि हमें पीस मिले, हमें कहीं ऐसी जगह मिले जहां हम शांत हो जाएं। और पूर्ण गुरु वही होता है जो आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ करे, वो आपको अंदर से साफ करके एकदम शांत करता है। गुरुजी ने कोई हमें कहा नहीं कि ये जाप करो, ये मंत्र पढ़ो, ये करो, बस इत्थे आया करो। गुरुजी ने सिर्फ गुरबानी के साथ जोड़ा, सिर्फ ये इसका कि सुना करो। और उनके गुणगान जो होते थे वो खुद नहीं करते थे, वो हम लोगों से कराते थे। तो वही देखो कि उन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, कि अपने मुंह से अपना गुणगान नहीं करवाया, हमसे करवाया। और उसमें भी हमारी क्लेंजिंग कराई और जो सुन रहा है उसकी भी क्लेंजिंग कराई। तो ऐसे धीरे धीरे आना शुरू हो गया गुरुजी के पास। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपने बेटे के जर्नी के साथ, फिर मैं अब धीरे धीरे आपको सबकी बताती हूँ। अर्पण 5 साल की उम्र में चला था और तब इसका पता भी नहीं था कि स्पीच हो पाएगी नहीं होएगी। इसकी स्पीच जो थी गार्बल्ड थी। वो जो भी चीज देखता था, उसको क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट मैच देखता था, तो वो उसके बारे में हमसे डिस्कस करना चाहता था, वो कर नहीं पाता था। उसकी स्पीच गार्बल्ड थी। मैं तो फिर भी थोड़ा वन वर्ड थोड़ा बहुत समझ जाती थी, पर सब कोई नहीं समझ पाते थे। तो गुरुजी की महिमा देखिए कि वहां पर मेनका गांधी जी बैठी होती थी। वो हमेशा अर्पण को अपने पास बिठाती थी। वो कौन बिठाते थे? गुरुजी बिठाते थे। मेरे को हमेशा कहते थे तू पीछे जा, तू पुरानी संगत पीछे जा। मैं कहती थी मैं अभी तो आई हूँ,
गुरुजी मुझे पीछे क्यों भेज रहे हो? ये उन्हीं की महिमा थी कि क्या पता कब से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्या पता उनको पता था ना, हमें तो नहीं मालूम था ना। सब यही कहते थे गुरुजी आपका अंदर बाहर देख लेते हैं। मुझे हमेशा यही रहता था, मेरे से तो बात नहीं करते, बाकी सबसे बातें करते हैं, मेरे को तो हमेशा पीछे बिठा देते हैं या ऊपर भेज देते हैं, मैं तो ऊपर चली जाती हूँ। बट ये है कि वहां पे फील गुड फैक्टर बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि आप जैसे ही निकल के जाते थे एक बहुत ही फ्रेश और बड़ी लाइट फीलिंग होती थी, जैसे कि आपको अंदर बाहर से उन्होंने क्लेंस कर दिया। और लंगर एक बार खा के तुम बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं, इतना इतना मीठा खा के, सब कुछ खा के। मैं जो डायबिटिक तब भी थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, हाइपरटेंशन थी, मतलब बहुत कुछ था, बहुत सारी दवाइयां चलती थी। ये नहीं कि मेरी दवाइयां बंद हुई, कुछ हुआ, बट समहाउ की एक फीलिंग आने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और खुशी खुशी आना। फिर सबको उन्होंने संगत में गुरुजी ने दिन बांधे हुए थे कि इस दिन ये आएगा, उस दिन ये आएगा। मेरे को उन्होंने कभी मना नहीं किया, उनको पता था मैं हफ्ते में एक ही बार आऊंगी। और जैसे आना, मतलब कि हम लोग तब ऐसा होता था कि गुरुजी जब लंगर खा के उनके पास लोग जाके कुछ ना कुछ अपना प्रॉब्लम बताते थे। मैं तो जब भी कुछ बताना चाहती थी मैं खुद ही गार्बल्ड हो जाती थी, कंफ्यूज हो जाती थी, और गुरुजी फिर भी समझ जाते थे कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। उन्हें मत्था टेकना, फिर मैंने जाकर हम लोगों ने, ये होता था कि गुरुजी जब किसी को संगत को लेट बिठाते थे तो हम सबका मन करता कि हम भी बैठे, वो 1 to 1 गुरुजी के साथ बैठेंगे, और हम पीछे पीछे छुपते रहते थे लंगर खा के कि हमको गुरुजी आज्ञा ना दे दे। और कैसे कैसे हम इधर उधर किसी के साथ, कि हमने देखा ही नहीं। गुरुजी ने कहना चलो उठो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले, चलो हो गई ब्लेसिंग। मैंने तो भी नहीं सुनना। फिर जब तक उन्होंने नहीं कहना अरोड़ा आंटी चलो हो गई ब्लेसिंग। उनको पता था कि मैं अकेली आती हूँ, ड्राइव करके आती हूँ, तो उनको पता होता था कि मुझे टाइम से भेजना है। तो ऐसे ही गुरुजी मुझे वापस भेज देते थे। अर्पण को स्पीच उसकी ठीक नहीं थी, कैसे कैसे फिर हमने इसको श्रीराम स्कूल में पीछे पड़ी रहती थी, उसके लिए लर्निंग सेंटर शुरू हुआ। पहला बच्चा था वहां पर जो लर्निंग सेंटर में था, तो काफी इसने आगे इम्प्रूव भी किया, काफी कुछ बोलने लगा। इसकी एक्सीडेंट के बाद इसको अवार्ड भी मिला कि for a child who doesn't believe in winning or losing but believes in playing the game. So sports में इसको बहुत शौक था। तो सब चीजें होती रही। तो जब ये क्लास 8 या 9 में आया तो श्री राम ने इसको मना कर दिया कि ये हम फॉर वट एवर रीजन, उन्होंने कहा कि ये आगे की हम इसको 10th और 11th नहीं कराएंगे, हम चाहते हैं कि स्किल ट्रेनिंग करें। अब ये तो अड़ियल बच्चा, नहीं मेरे को तो क्लास 10 भी करनी है। मैंने उनको बहुत कहा कि नहीं, जो भी होगा, अगर नहीं भी क्लियर करेगा कोई बात नहीं, आप इसको ओपन स्कूल में बैठने दीजिए। उनका नहीं, ये इज नॉट के तो कर ही नहीं सकता। घूम फिर के फिर आए गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे ऐसे स्कूल ने कहा है। गुरुजी कहने लगे कोई गल नहीं, प्राइवेटली करा ले। प्राइवेटली कहाँ कराऊं? फिर किसी ने बताया फादर एग्नल में, मतलब ओपन स्कूल की क्लासेस होती है, हमने वहां डाला। फिर एक संगत में थे, अपने आप ही आए मेरे से, मैंने तो किसी को पूछा भी नहीं कि कहाँ हो रहा है इसका, फादर एग्नल में। मैंने कहा हाँ जी, कोशिश तो कर रहे हैं। मैं अगली बार फादर के पास गई, फिर उनका फोन आया कि आपको फादर ने बुलाया है। मैं जब गई तो बोले कि वी हैड अ कॉल फ्रॉम समवेयर, बट आप बताइए हम इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि मैं इसके लिए क्या मांगू, क्या कर सकता है। तो मैंने कहा इसको एक राइटर दे दीजिए ताकि ये इसके एग्जाम्स जो लिख ले। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलो जी, इसको राइटर मिल गया, इसकी क्लास 10 भी हो गई, किसी ने इसके एग्जाम्स भी लिख दिए। इन द मीन टाइम बीच में मैंने कहा जी ने बोला कि नहीं गुरुजी मैं इसके स्कूल जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तेरे को कहा है ना प्राइवेटली करा ले। ठीक है, जो हुक्म गुरुजी, करना तो आप ही के हुक्म के हिसाब से है। तो बस इसकी क्लास 10 हुई, क्लास 12 हुई, और फिर कैसे कैसे इसकी स्पीच भी इम्प्रूव हुई, कैसे कैसे ये बैठ के गाबल्ड स्पीच से मेनका से बात करता था, कैसे कैसे इसकी इम्प्रूवमेंट होती गई। मुझे नहीं पता क्या कुछ हुआ। और हम लोग आते गए जाते गए, गुरुजी के लंगर खाते गए, एंजॉय करते थे।
और कितनी बार ऐसा होता था कि गुरुजी के पास हम लोग बैठे होते थे, गुरुजी कभी किसी को कुछ देते थे, कभी मीठा तो खैर हम दो दो हाथ करते थे तो पूरा नहीं आता था, और वो वही खाना होता था, फिर भी शुगर नहीं बढ़ती थी। और कई बार ना गुरुजी किसी को स्वरूप देते थे, तब ऐसे नहीं स्वरूप मिलते थे, कभी कभी जब मूड आया तब दे दिया, और हम वेट करते थे कि हमें क्यों नहीं मिला, कि मे बी आई एम नॉट अप टू द मार्क, बट वो नहीं होता था। उन्होंने जब जो चीज जिसको जैसे ब्लेस करके देनी है वैसे ही देनी है। तो उन्होंने एक दो बार मैंने कहा कि पेंडेंट, मैं कहा गुरुजी भी बोला लिटिल पपीज वैगिंग आवर टेल्स की नो, कि हमको कोई गुरुजी वो दे दे, हमारा पेंडेंट दे दे। तो एक बार नहीं दिया तो मेरा मुंह बड़ा उतर गया कि गुरुजी ने मेरे को पेंडेंट नहीं दिया। उसके बाद से गुरुजी ने मेरे को 3 पेंडेंट्स दिए, और वो आज एक मेरे पास अभी भी है जो मैं पहनती हूँ। अर्पण ने जो पहना था उसका शायद पर्पस खत्म हो गया तो वो निकल गया। और फिर धीरे धीरे अर्पण जी को कैसे उन्होंने स्कूल में भेजा, क्लास 12 वापस इसने श्रीराम से करी। 12th के बाद फिर हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें, फिर हमने इसकी वो कराई, म्यूजिक में कुछ कराया, फिर किसी ने बोला इसको डीजे का सिखाओ, फिर हमने इसको डीजे करवाया। बस फिर ये गुरुजी की मेहर रही कि भी वो कुछ ना कुछ इसको करवाते रहे। एक बार ऐसे ही एड निकली थी कि इस हैंडीकैप बच्चों के लिए कि डीयू में सीट्स हैं। हम वैसे ही चले गए थैला लेके, चलो भी देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। उन्होंने करके इसका एडमिशन भी हो गया। कभी करोलबाग के, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने ऐसे ही नाम भर दिए थे, तो करोलबाग के किसी कॉलेज में हो गया। मैंने कहा इतनी दूर तो मैं नहीं भेजूंगी। फिर फाइनली उन्होंने कहा जी लास्ट डे आना, तो हम लास्ट डे गए। तो उन्होंने बोला जी हाँ बेटा बता अर्पण तेरे को कहाँ जाना है, डीएवी कॉलेज जाएगा, डीसीएससी जाएगा कि नहीं यार तेरे को कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भेजते हैं साकेत में। चलो जी साकेत में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज हम चले गए, ओके फॉर एडमिशन। वहां मेरे को समझ नहीं आई, मैंने कहा जी चलो कोई ऐसे कोर्स दे दीजिए जैसे कि रिटेल या कुछ दुकान वगैरह देख लेगा। तो प्रिंसिपल ने कहा देखो रिटेल वगैरह में बाकी चीजों में मैथ्स आती है, ये कर नहीं पाएगा। आई हैव ऑलरेडी क्लोज्ड एडमिशन फॉर टूरिज्म, बट हम इस बच्चे को टूरिज्म का कोर्स कराएंगे। ठीक है जी, जय गुरु जी। ही एक्सपीरियंस्ड आना जाना कॉलेज में, कैसे उसने खुद ऑटो लेना, टैक्सी लेनी, कैंटीन में बैठना करना। ठीक है, इसके एग्जाम्स लिखने के लिए मैं बड़े मंदिर आई, बड़ी वो दुविधा में रहती थी कि ये तो कर नहीं पाएगा, बट येट आई वांट हिम टू एक्सपीरियंस कॉलेज। तो एक आंटी हैं वसंत विहार में रहती हैं, तो उनका बेटा तो मेरे पास आई, नीना आंटी। मैं कहा हाँ जी मेरे बेटे ने ना कॉमर्स में ना फलाने स्कूल से टॉप किया है, देखो गुरुजी की मेहर। उनके इधर आओ, अब करण से पूछिए कि वो अर्पण के एग्जाम लिखेगा। एंड यू वोंट बिलीव इट संगत जी कि उस बच्चे ने अर्पण को पिकअप करना, उसके एग्जाम्स लिखने, कैसे कैसे उसका सब्जेक्ट नहीं था ये, वो कैसे इसको लिख के, और अर्पण जी तो वहां बैठ के सिर्फ जय गुरु जी करते थे और कुछ बोलते नहीं थे, कोई उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या लिखना है क्या नहीं। उस बच्चे ने इसके एग्जाम्स लिख के और इसको पास कराया, 2nd डिवीजन में पास कराया। और ये सब गुरुजी की महिमा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने इस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना था, इसको आगे बढ़ाना था, क्योंकि गुरुजी के जो फेवरेट्स होते हैं उनको वो टफ लाइफ भी देते हैं और प्यार भी देते हैं, दोनों चीजें मिलती। तो इसकी वो टफ लाइफ भी थी और उसको प्यार से उन्होंने आगे भी बढ़ाया। हाँ जी, कॉलेज हो गया। अब ये कि इसको कहाँ काम में लगाएं, किसी फ्रेंड के ऑफिस भेजूं, कभी कहीं भेजूं। तो फाइनली किसी संगत में ही ऐसे बात करके, नॉट दैट कि हमें पता होता है, पर कई बार हमसे बात नहीं होती है, हिचकिचाहट होती है कि कैसे बात करी जाए। हम ये तो गुरु जी के भक्त हैं, कोई हमने अपने फायदे के लिए थोड़ी इनसे बात करनी है। तो ऐसे किसी ने सिलेक्ट सिटी मॉल में बात करी, उन्होंने बड़ी ओपनली इसको वेलकम किया। ये 1.5-2 साल वहां काम करता रहा और बहुत एंजॉय किया इसने। ये तो मैंने ऐसा सोचता था कि जैसे सिलेक्ट सिटी मॉल इसी की है। तो ये इतने प्यार से और इतना इसने सीखा भी, उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस दिया, इसको बड़े प्यार से रखा सारे स्टाफ ने बहुत अच्छे से। तो ये अब कोविड की वजह से अब सब कुछ बंद है, तो इसलिए ये कर नहीं पा रहा, बट गुरुजी ने हर स्टेज पे इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है।
अर्पण और कोई सत्संग है तेरा? और पता नहीं। हाँ, कुछ है तो याद करा दे मेरे को। हाँ शायद मुझे आप बोलो। हाँ तो एक्चुअली मेरे को अवार्ड मिला था जब। हाँ वो मैं बताती हूँ। अर्पण को सेवरल अवार्ड्स मिले। गुरुजी ने मतलब गुरुजी संगत भेज देते थे कहाँ कहाँ वो इसके कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ड्रामा हो, तो ये कुछ ना कुछ गुरुजी से करवाते रहे। इसने वो करा, प्ले वगैरह करे, सब कुछ करा, तो वो सब इसको आगे बढ़ाया ही है गुरुजी ने। सो आज आई मीन ही इज 33 एंड मतलब बहुत प्यार वाला बच्चा है, बहुत अच्छे से रहता है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। और गुरुजी की इतनी मतलब वो इतना रमा हुआ है गुरुजी के में कि मैं बता नहीं सकती। सारे जने इसको, इसकी बहन वहन सब टीज करते हैं कि तू तो बाबा बन गया। बट ये आधी रात को भी ये सत्संग सुनता है, मतलब मेरे से कहीं ज्यादा शब्द कीर्तन सुनता है। तो ये गुरुजी के तरीका था कि मैं भी अपनी भी जर्नी में बताऊं तो मेरे को, मैंने बीइंग अ सिख ऑल्सो, मेरे को इतना इन्वॉल्वमेंट और इतनी जो मेरे को अवेयरनेस ऑफ गुरबानी आई है, इट इज ओनली विद गुरुजी। गुरुजी ने कुछ बताया नहीं, बट वो गुरबानी सुन सुन के अंदर ही अंदर रमती गई है। और वो इतना मन को शांत करती, इतनी पीसफुल है कि अगर आप मन से सुनो तो बहुत आनंद भी आता है। और दैट इज व्हाट इज क्लेंजिंग, नथिंग एल्स। हाँ ठीक है, भजन कीर्तन जो होते थे वो लंगर के टाइम पे होते थे। जब वो गुरुजी, जब हमें लंगर सब होता था ना, तब वो लाइट म्यूजिक और वो सब टाइप के होते थे, वो भी भजन होते थे। ओम नमः शिवाय का जाप होता था, या जगजीत सिंह जी के कोई गाने भी होते थे, या जो भी मतलब जो लाइटर टाइप के थे। बट जो सत्संग होता था वो सिर्फ और सिर्फ गुरबानी का होता था। एंड गुरबानी में सब कुछ है, वो सारे रिलीजन्स का तत्व है। और गुरुजी ने जो भी चीज खोली है वो सर्व धर्म के लिए करी है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गुरबानी वाज मेंट टू बी। ये तो हम लोगों ने ये सेक्ट बना लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। और गुरुजी ने तो ये कहा कि जिसको ग्रंथ साहिब पढ़नी है वो ग्रंथ साहिब पढ़े, जिसको शिव पुराण पढ़नी है वो शिव पुराण पढ़े। मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा किसी को कृष्णा मानना है गुरुजी को तो कृष्णा मान ले, किसी को शिवजी मानना है तो शिवजी मान लो, गुरु नानक मानना है तो गुरु नानक मान लो। बट वो बहुत ऊंची शक्ति थी गुरुजी के बॉडी में से इतनी फ्रेग्रेंस, अभी भी फ्रेग्रेंस के साथ वो कनेक्ट कराते हैं, बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ। अभी का मैं बताती हूँ कि अभी 13 तारीख को मैंने एक छोटा सा घर में सत्संग रखा था। बहुत दिन हो गए थे, ना संगत से मिलना हो रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो बस थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि क्या चोला बनाऊं, कैसे करूं। और सब आना चाह रहे हैं, बिकॉज सब इतने वो हो चुके हैं ना कि भी कहीं तो जाएं। और सबसे आनंद जो आता है, अब ना तो कोई पार्टी में आनंद आता है, ना किसी के साथ बैठ के आनंद आता है। जो सत्संग में आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। तो सबने कहा नहीं हम आएंगे, हमने, किसी ने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो। एनीवे मैं अपनी बेटी के साथ गई, गुरुजी का चोला एक पसंद करके आई, और वो पीच कलर का था। अभी किसी को नहीं बताया कि मैं पीच कलर का चोला लाई हूं। एक हमारी बिटिया जैसी आंटी हैं, उन्होंने बोला आंटी मैं गुरुजी की फ्लावर सेवा मैं करूंगी। मैं कहा बेटा तू कर लेना। मेरे को फोटो भेजती है, आंटी मेरे को लग रहा है गुरुजी ये वाले फूल चाहते हैं। एंड व्हाट शी सेंड्स मी इज अगेन पीच कलर की फ्लावर अरेंजमेंट्स। एंड देन आई सेंड हर द चोला। आई सेड देख गुरुजी ने वाकई यही वाला रंग पसंद किया हुआ है। और गुरुजी मतलब हर चीज कराते हैं। एक फ्रेंड लेके आई, टी लाइट लेके आई, वो रखी तो वो भी पीच कलर की थी। मतलब वो अपने आप सज भी जाते हैं। और उनको ये नहीं चाहिए कि वो ऑस्टेंटेशियस सजावट नहीं चाहिए, वो भावना वाली और बड़ी सिंपल सजावट चाहिए। उनको अपने आपके मन की, आपकी वो भावना चाहिए कि आप उनको प्यार करें और प्यार से बुलाएं। वो जैसे कि शबरी के बेर होते हैं ना, वैसी वाली भावना चाहिए कि भाई आपको सुदामा वाला प्यार चाहिए। इनको वो नहीं चाहिए कि भाई हमने आज इतने की डेकोरेशन करा दी, इतने का हमने केटरिंग करा दी। नहीं, जो सिंप्लिसिटी में मजा है, गुरुजी हमारे बहुत सिंपल थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है या मेरी आरती करो। ये तो संगत की भावना है जो हम सब करते हैं। आज उनके लिए अगर गद्दी सजाई है या करा है, ये सब चीजें बाद में उन्होंने सबको विजन्स दे दे के बताई है कि अरे मैं आया हूं, मैं बैठू कहाँ। सो देन वी स्टार्टेड डूइंग अ गद्दी। और मतलब दिस इज व्हाट
मतलब मुझे जो लगता है, बाकी आई एम श्योर एवरीबडीज एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है, बट अब मैं सुनाती हूँ मेरी बिटिया का। तो मेरी बेटी का जब मैं गुरुजी के पास आई थी तब उसका कॉलेज ज्वाइन होना था, तो उसकी जो परसेंटेज आई तो उसके साथ उसको वेंकटेश्वरा में सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल रहे थे। बड़े खुश कि चलो जी सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल रहे हैं, इतनी कोई अच्छी परसेंटेज नहीं थी। तो गए, जब उसके एडमिशन के लिए पैसे जमा कराए, बनी ये तो नहीं हो सकता, इसके पास तो 2 इंग्लिश हैं, एक इलेक्टिव और एक दूसरी, नहीं हम करेंगे। बड़े मायूस, हमने तो ज्यादा जगह अप्लाई भी नहीं किया हुआ था। अब कहाँ कहाँ इसको लेके गए कि चलो, मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा, एमएटी वगैरह कहीं तो हो ही जाएगा। मैंने कहा सब कहते हैं गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, बट ये कैसे हो गया कि इसका। मैंने तो यही कहा था गुरुजी बच्चे आपके हैं, आपने इनको आगे बढ़ाना है, जैसे आप ठीक समझोगे, जो उनके लिए अच्छा है वो करा दीजिए। सो जी गुरुजी ने इसका, हम इधर उधर कर रहे हैं। इतनी देर में मेरे एक फ्रेंड थे जो मेरे पार्टनर थे, उन्होंने इसको बहुत कहा कि नहीं आकृति बेटा तुम ये वाला एक एड निकली है पेपर में, आप देखो क्या है, देखो ये आईपी कॉलेज में एक मीडिया का कोर्स है, आप देखो उसके। नहीं अंकल मेरे को इतने लोग लेने हैं, 30-35 लोग लेने हैं ऑल इंडिया, मेरा कहाँ आएगा। कहते ट्राई तो करो। बड़ी बेमन से इसने जाके वो एग्जाम दिया, पहला क्लियर हो गया, फिर दूसरा भी जाके दिया, वो भी क्लियर हो गया, तीसरा इंटरव्यू, सो देन शी वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम जाते हैं, मैंने कहा प्रिंसिपल से मांगते हैं जाके कि अगर इसमें नहीं कर रहे तो इसको ओके फॉर एडमिशन पास कोर्स में कर दें, तो वो उन्होंने करा। इतनी देर में बाहर पेपर्स लेके आई हूँ और एक क्लास बैठे हुए कहते हैं आपकी बात हो गई है प्रिंसिपल से। हाँ जी, एंड ही राइट्स ओके फॉर एडमिशन सोशियोलॉजी ऑनर्स, एंड आई एम लुकिंग कि ये क्या हुआ है। फाइनली फीस भी जमा करा दी, सब कुछ हो गया। अब बिटिया रानी कहती मैंने तो जाना तो वही है, वो अब मीडिया वाला कोर्स करना, मैं तो यहाँ नहीं आऊंगी। एंड ये जो शी वाज सो एडamant कि मुझे ये वेंकटेश्वरा ही ज्वाइन करना। चलो जी वो भी हो गया, मीडिया का कोर्स हो गया। गुरुजी के पास आती थी, मत्था टेकती थी, गुरुजी हमेशा उसको कहते थे बड़ी सियानी कुड़ी है। हाँ चलो, फिर इसका पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आई तो मैंने कहा कि गुरुजी इसको एनआईडी में जाना है, हो जाएगा हो जाएगा। इसको सारी उसकी कोचिंग वोचिंग कराई, नहीं हुआ। मैं कौन ले, गुरुजी के अंदर से हो जाऊगा, होया ही नहीं। गुरुजी के कोई और प्लान्स थे, उन्होंने इसको फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे भेजना था फॉर एडिटिंग कोर्स, जिसमें ऑल इंडिया सिर्फ 8 बच्चे लेते हैं, 2-3 मेरे ख्याल में वो होते हैं जो शेड्यूल कास्ट और उनके लिए रिजर्व्ड होती है सीट। Now how his plan was, how she got selected there, so she was there for 2 years. उसने वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की। इन द मीन टाइम गुरुजी की मां समाधि हुई, तो वो लड़की कभी दिखाती नहीं थी कि शी वॉज अटैच्ड टू गुरुजी इन एनी वे, बट हर बच्चे की अपनी अपनी जर्नी होती है। चलो जी जॉब वॉब लग गई, बहुत अच्छी जॉब लगी, सब कुछ हुआ। सो एंड वन ऑफ दीज जॉब्स में शी हैड टू ट्रैवल टू लद्दाख एंड ले। शी वाज डूइंग एक प्रोग्राम था रोटी रास्ता इंडिया, तो ये उसकी डायरेक्शन और इसकी शूट इसने करनी थी। तो ये बच्चे 2 गाड़ियां लेके, ओनली गर्ल क्रू मेंबर जो इसको सब 2 गाड़ियां लेके जा रहे थे, तो कहती है मम्मा मैं मनाली पहुंच गई हूँ, अब आगे पता नहीं आपसे कब बात होगी, कब तक सिग्नल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा रोहतांग पे आपसे बात कर लूं। ठीक है बेटा। तो पता नहीं हमारा सारा शेड्यूल अपसेट हो गया, इधर जैम है, 8 घंटे का जैम है, आगे कहाँ पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो ठीक है, थोड़ी देर तक बात हुई, फिर नहीं हुई। फिर लद्दाख जब पहुंचना था तो इसका रात को काफी लेट मेरे पास फोन आया कि मम्मा हम पहुंच गए हैं, मैं सुबह आपसे डिटेल में बात करूंगी। तो जी उन्होंने बात करी, मेरे से बताया कि हम पहले तो बड़े खुश थे क्योंकि हमने वहां पर शूट किया, बड़े अच्छी थी। कहती फिर उसके बाद से एक डर सा लगता है क्योंकि वहां पर ना बंदा, ना बंदे की जान, ना चिड़िया, ना कोई कुछ, ना पेट्रोल पंप, ना मैगी जॉइंट, ना कुछ। तो सब जगह ऐसे लगने लग गया कि बहुत ही अजीब सा इन्वायरमेंट है। कहती हम बच्चे थे, गाना गाते हुए चले गए,
तो थोड़ी दूर गए तो एक हमको रास्ते में टायर मिला। तो हमारा ड्राइवर कहता है कि मैडम ये टायर रखना है। तो मैंने कहा, इसने कहा कि नहीं, कि इतने बर्तन है, इतना सब कुछ है, ये हम कहाँ रखेंगे, हमारे बारिश वैसे ही हो रही है, तो आप कहाँ रखोगे। तो उसने कहा कि फिर आफ्टर सम टाइम से चलो चलो रख लो, बांध लो जहां भी होता है। तो जी वो टायर बंध गया। फिर आगे गए, 2 इनोवास थी। तो पहले इनके इनोवा का फ्लैट टायर हुआ, इनके पास स्टेपनी थी, उन्होंने चेंज कर लिया। दूसरी इनोवा की फ्लैट टायर, उसने भी चेंज कर लिया। धीरे 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 बारिश होने लगी, स्लीट आने लगी, जो भी था धीरे 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 ड्राइवर्स को भी इंकरेज करते हुए ओम नमः शिवाय या कुछ ना कुछ जिसके मन में जो चीज थी वो करते हुए गए। कहती हमारी गाड़ी का सेकेंड फ्लैट टायर। नाउ संगत जी, हाउ कैन यू इमेजिन कि दैट टायर, उसके अंदर हवा भी थी, वो इनोवा का टायर था और वो लग के इन बच्चों को वहां पर लद्दाख लेके गया, लेह में पहुंचे हैं ये। और ये मतलब गुरुजी की मेहर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि भी वो आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स कि दैट टायर लेके आपको वहां पहुंचा देता है। फिर मैंने इसको इतना बोला, मैंने कहा बेटा जब भी तेरे को कोई गुरुद्वारा मंदिर मिले तो तू एक भगवान का धन्यवाद जरूर करियो, गुरुजी का धन्यवाद करते ना, जो तुम लोगों को नहीं तो पता नहीं कब तक अटके रहते, क्या होता क्या नहीं होता। सो जी इसका फिर से फोन आता, बड़ी खुश। हाँ, कहती मम्मा आपको ये सुनना पड़ेगा, हम एक यहाँ पर गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, वहां आए हैं, वहां पर गुरु नानक देव जी का शोल्डर का निशान है, और पता नहीं को गुरुद्वारे का नाम मुझे नहीं पता। तो मैं अंदर आई हूँ और मेरे को आई एम इनगल्फ्ड इन गुरुजी's फ्रेग्रेंस, आई एम टोटली इनगल्फ्ड। एंड वहां पर आके उन्होंने पूछा, जी नहीं तो ऐसे गुरुद्वारे में कौन पूछता है कि चाय प्रसाद लोगे। तो उन्होंने कहा जी चाय प्रसाद पियोगे। उन्होंने कहा हाँ। तो चाय प्रसाद मिला। तो ये गुरुजी की ग्रेस है बच्चों के लिए। देन दिस गर्ल डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड वो बच्चे डिली डाली करते हैं, बड़े हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं। तो मैंने इनके काफी पीछे पड़ रही थी कि अब जो भी है आप तुम फाइनल करो। तो इन्होंने एक दिन दोनों बच्चों ने आके बोला कि जी चलो कर लेते हैं, दिसंबर में कर लेते हैं शादी। तो मतलब मेरे पास सिर्फ 30-40 डेज दिए कि तैयारी करनी है, नहीं हम सिविल मैरिज करेंगे। उनका सिविल भी करोगे, एक छोटा सा तो कोई तो फंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। इतनी देर में आकृति कहती आई डोंट माइंड गुरुद्वारा वेडिंग। ठीक है जी, सारे गुरुद्वारे देखे गए कि कहाँ इसका हो सकता है, कौन सी डेट मिल सकती है, क्या है। करते कराते हमें दमदमा साहिब मिला, चेंज कर आके। सो उन्होंने जो जो डिटेल्स मांगी थी दे दी कि लड़के का आधार, मेरा आधार, ये चीज कि बीइंग अ हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, वहां पर अ सिख कैन नॉट मैरी अ हिंदू और हिंदू कैन नॉट मैरी अ सिख, कुछ ऐसा कोई उनके रूल्स हैं, तो जिसकी वजह से वो नहीं करते। तो मैंने कहा जी कि बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज आई एम ऑल्सो अ हिंदू एंड द बॉय इज अ हिंदू, सो आई डोंट थिंक। तो कहते वो हम कर देंगे। ठीक है जी। वो डे ऑफ द वेडिंग केम, गुरुजी ने कैसे वो शादी कराई, आई मीन आई कांट इवन टेल यू कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ही सुंदर शादी, मतलब बियॉन्ड माई मीन्स, बियॉन्ड एवरीथिंग। कैसे डेकोरेशन, कैसे केटरर मिला जो गुरुजी को जानता था, मिला हुआ था। मैं कहूँ कि ये चीजें नहीं रखनी, उसने कहा मैंने सब कुछ रखना है। आपकी शक्ल देखने लोग नहीं आएंगे, लोग इतनी दूर से आएंगे, गुड़गांव से कोई आएगा तो खाना नहीं खाएगा, मैं ये काउंटर खुला रखूंगा, मैं ये करूंगा। उस सब चीज इतनी अच्छी तरीके से करवाई गुरुजी ने। और जब ये फेरे का टाइम आया तो सडनली रागी साहब ने जैसे शुरू करे तो एकदम से बंद हो गए, सब तरफ क्वाइट, क्या हो गया क्या हो गया। आई थिंक बाहर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, किसी ने कहा कि दिस इज कि ये सिख वेडिंग है और ये हम नहीं करेंगे, आप कोई इस हिस्टोरिकल गुरुद्वारे में नहीं कर सकते, आप किसी लोकल और गुरुद्वारे में कर लीजिए। अब हम बड़ी वो दिस थिंग ऑन द बॉय इज टेलिंग कि रहने दो, कोई जरूरत नहीं, शादी वादी छोड़ दो, सबको खाना खिलाओ और लेट्स गो। बड़ी अजीब हालत, ना इधर के ना उधर के। मेरे को तो समझ ही ना आया कि गुरुजी क्या इम्तिहान। मैं तो उस टाइम तो गुरुजी मेरे को याद भी नहीं आए। तो मेरी एक कजन रानी है, तो उनको गुरुजी के पास लेके गए थे, उनका भी गुरुजी ने बहुत कल्याण किया था। तो दिस इज आफ्टर महासमाधि।
तो वो मेरे को कहने लगी, भाभी मेरे पास गुरुजी का छोटा सा स्वरूप है, हम रख दें? उनके गुरुद्वारे में कैसे रखा जाएगा? तो इतनी देर में मैं इनसे बात करके, उन्होंने मेरा आधार देखा, उसमें मेरा फुल नेम इज निश्चिंत, तो उन्होंने उसमें देखा कि निश्चिंत कौर नहीं था, निश्चिंत अरोरा था। तो फिर अपने आप किसी ने किधर फोन किया, किसी ने किधर फोन किया, क्या होना था क्या नहीं है। बेसिकली व्हाट आई फील इज कि वो गुरुजी का स्वरूप वहां पर ग्रंथ साहब के पास धीरे से रखा गया और बच्चों ने उसके फेरे लिए और फिर सब कुछ ठीक ठाक होके बच्चे मतलब अपनी गोली भी बाइक पे लेके गए, जो भी इन्होंने करना था वैसे हुआ। सो ये गुरुजी की मेहर है। बच्चों ने अपना घर लिया, अपने आप करा, तो लिया भी इसलिए कि G25 है, जी गुरुजी 25 नंबर 7, तो गुरुजी का नंबर 7 होता है। तो मतलब टचवुड मेरे को ये लगता है कि गुरुजी उनके साथ है। सो दिस इज वट एवर आई कैन रिमेम्बर अबाउट माई डॉटर। अब मेरी जर्नी वो भी सुना देती हूँ। कितना टाइम है और? हाँ, तो मेरे को अब ये सब चीजें होते हुए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सब कुछ होते होते अब गुरुजी की महासमाधि के बाद मेरी हालत काफी खराब हो गई और मेरे को कैसे गुरुजी ने एम्स में बेस्ट डॉक्टर्स दिए, सब कुछ हुआ। तो एक बार मैं जा रही थी तो स्टेरॉइड से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इंट्रावीनस भी दे दिया, सब कुछ हो गया। इतनी पेन और इतने मतलब अल्सर इतने बुरे थे और डायबिटिक होने के नाते वो हील भी नहीं हो रहे थे अंदर से। सो डॉक्टर को मिली तो उन्होंने बड़े वो कहा कि सॉरी, वी विल हैव टू रिमूव योर लार्ज इंटेस्टाइन। मेरे को ऐसे मन में आया, गुरुजी अगर आप हो तो मुझे कोई इंडिकेशन तो दो। एंड श्योर इनफ एक लेडी आई, वहां पर उन्हीं से डॉक्टर से मिल रही है, वो इतना बड़ा गुरुजी का पेंडेंट पहने हुए थे। मेरे को तब भी नहीं समझी, सडनली आई रियलाइज कि नहीं, ये तो गुरुजी की प्रेजेंस है। अब कैसे कैसे वो ऑर्गेनाइज हुआ कि भी उन्होंने कहा कि 3 दिन घर जाओ, वापस आना, अगर आपको इनसे आराम नहीं आता तो वील हैव टू एडमिट यू। जब एडमिट किया तो कोई जगह नहीं थी, कुछ नहीं था, और एम्स में मेरा कौन जान पहचान, कैसे कैसे कौन सी संगत, किसने बात करी, कैसे करा। वो तो जो करी जो डॉक्टर थे, मैंने उनको कहा, मेरे को आई थिंक अब प्राइवेटली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेरे को किसी ये वार्ड में डाल दिया, यहाँ तो लोकल सिंगल वॉशरूम है, मेरे तो प्रॉब्लम, मेरे को हर 2 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता है, मैं कैसे हैंडल करूंगी। तो फिर कैसे उन्होंने मेरे को एक आईसीयू के बेड पे, वो नंबर 7 था, ये बाद में मैं रियलाइज करती हूँ कि वो नंबर 7 था। देन ऑफ कोर्स उस डॉक्टर ने जाके करा के उसने मेरे को एक प्राइवेट वार्ड में रूम लेके दिया, विच वॉज 1006, अगेन अ नंबर 7। नाउ अगेन वो कहे जी कि ये करो, वो काफी दवाइयां, स्टेरॉइड, सब कुछ करा, नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी एक कोई इंजेक्शन है जो लग जाएंगे, वो 1-1.5 लाख का इंजेक्शन है, वो भी लगा लिया तो भी ठीक नहीं। बुरी हालत, ना मैं इधर की ना मैं उधर की, समझ नहीं आया कि करूं क्या। तो डॉक्टर कहे जी ये रिमूव करानी पड़ेगी, आपको एक्सटर्नल बैग लगेगा। तो मन में मान रहा था कि इतना बड़ी सर्जरी मैं करा लूं। खैर वो डॉक्टर को जाना पड़ा यूएस, उसने मेरी बेटी को अपना नंबर दिया कि अगर मम्मी का मन बन जाता है तो इमरजेंसी सर्जरी में करा लेंगे इसका। तो ये कैसे कैसे वो सब चीजें होती गई, बहुत ही बुरी हालत होगी। तो एक दिन मैंने उठ के मैंने कहा मैं जो करना है कर दो। तो जो सर्जन थे वो आए, उन्होंने कहा वैसे तो सब चीज हो चुकी है, पर कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो अगर कोई नई इमरजेंसी आए तो हम आपको सुबह सुबह ले लेंगे। सो इन्होंने मेरे को सुबह सुबह वहां इमरजेंसी सर्जरी में लिया, और मैंने जब कपड़े बदले तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी पॉकेट में रखा, और जब वो डॉक्टर एनेस्थीसिया देने आए तो बोले ये क्या, मैं कि इनको साथ में रहने दो। और वाकई में वो शायद साथ में ही थे, क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी करानी। और फिर जैसे मेरे को थोड़ी सी होश आई तो द होल लार्ज इंटेस्टाइन इतनी खराब हो गई थी, इट हैड टू बी रिमूव्ड। तो उसके बाद फिर से मैं वापस आई, वही अच्छा, फिर आईसीयू में जब आफ्टर सर्जरी रखा तो कि सुबह कहने लगे बेड नंबर 7 के रिलेटिव्स कहाँ है,
मैं देख रही हूँ बेड नंबर 7 कौन सा, ये नहीं पता कि खुद ही बेड नंबर 7 पे पड़ी हूँ। और फिर उसके बाद वापस फिर रूम में, फिर काफी धीरे 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 मैं रिकवर थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती थी। इट वॉज अ न्यू वे ऑफ लाइफ, क्योंकि आपकी स्टमक में से छोटी इंटेस्टाइन निकलती है और उसके ऊपर एक बैग चिपकाया जाता है जो आज भी है मेरे पास, और उसके साथ वो आपका वेस्ट उसी में कलेक्ट होती है और आपको वो करना पड़ता है। अगेन ये थोड़े दिन चला, फिर स्किन खराब होने लग गई, सब कुछ धीरे धीरे आदत पड़ रही थी। इतनी देर में बीच में आकृति की शादी हो गई। फिर आई सेड कि नहीं, आजकल ये लोग जे पाउच बनाते हैं, अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को एक स्टोरेज सी बना देते हैं, तो मे बी आई विल बी बेटर ऑफ दैट वे। 2-4 डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया कि ये कैसे कर सकते हैं। सबने कहा मे बी इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। नाउ ऐसे ठीक है, करते हैं। नाउ दिस वाज अ बिगर सर्जरी देन द लास्ट वन, वेयर दे कटिंग यू अप मोर, सब कुछ कट पीट के फिर उन्होंने जो भी ये करा। उसके बाद जो मेरे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ, मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट गॉन। ये गुरुजी ने पूरा नया जन्म दिया, क्योंकि मेरा सारा कुछ हिल चुका था। मेरी किडनीज पे इफेक्ट आ गया था, मेरे पोटेशियम हाई था, मेरा ये चीज खराब थी, वो चीज खराब थी। तो वो मतलब पहले एक बार घर जाके मेरे को वापस आना पड़ा, फिर महीना रहना पड़ा। बट ये क्योंकि वो मैं एम्स में थी, तो आई थिंक उन्होंने बड़े कन्वेंशनल तरीके से मेरे को ठीक किया, क्योंकि अगर कहीं और होती तो डायलिसिस और ये सब चीजों पे चली जाती। तो आज भी ये गुरुजी की मेहर है जो मैं चल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, लीड अ नॉर्मल लाइफ, आई कैन ड्राइव, आई एम ऑफन ऑन कुकिंग, सब कुछ कर रही हूँ। मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है। और गुरुजी आपका मतलब क्या बताऊं आपको कि क्या चीज है, और क्या उनकी महिमा, उनके गुणगान गाते जाओ, उन पे फेथ रखो। उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ना। कहते हैं ना कि गुरु को आपको पकड़ने दो, एक गुरु ही ढूंढता है अपने शिष्य को, और उन्होंने ही आपको आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ा के उन्होंने ही आपको आगे लेके जाना है। क्या बड़ी चीज देनी है, गुरुजी कहते सी वड्डी चीज तो कोई मंगता ही नहीं। और मैं मनी मन कहती थी गुरुजी मैनू दे दो वड्डी चीज। अच्छे थे सब प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है आज समझ आती है कि वो प्रैक्टिकल जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, पेन या वॉट एवर इट इज, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते हो आप कैसे सीखोगे। और वो सिखाते भी वही हैं, आगे बढ़ाते भी वही हैं, और आपको अंदर से शांत भी वही करते हैं। आपको इन ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर में रहना सिखाते हैं, और यही गुरुजी की महिमा है। और गुरुजी सब तरफ है, जानी जान है, कहाँ है, कैसे है, मतलब कई चीजें उन्होंने, मतलब सत्संग तो आप कोई भी इंसिडेंट ले लो, चाहे शिव जी के नीचे, चाहे कोई आसन बिछाने की बात थी, सेवा करने की बात थी, और आज का सत्संग इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आज मेरी बर्थडे है और मेरे को गुरुजी ने ये प्रेजेंट दिया है कि आज मैं ये सारी संगत को अपना सत्संग सुना सकूं। तो ये मेरे को, मैं कहती हूँ कि मैं जिसको कहते हैं ना कि इतनी आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मेरे को ये मौका दिया, और ये बड़े मंदिर के साथ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं संगत के साथ अपना जर्नी शेयर कर सकूं और गुरुजी के गुणगान कर सकूं। और संगत जी कोई भी भूल चूक हुई हो या गुरुजी मेरे को प्लीज माफ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।